हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 30 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 मई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर भी करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल के रिवीजन से, कल जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस साथियों कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 29 मई को। द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग ये थीम थी इस बार। और LIC जीवन बीमा कंपनी ने अभी एक ही दिन में सबसे ज्यादा बीमा पॉलिसी बेच करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार ने ई हंस नाम से एक इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान लॉन्च किया है। 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस आयोजित होगा। इस बार इसका 9वां संस्करण होगा। थीम होगी इनोवेशन, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था स्विट्जरलैंड के नॉटिवल में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स आयोजित हुआ। इसमें पुरुषों की भाला फेंक में F42 श्रेणी में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है। महेंद्र गुर्जर ने ये रिकॉर्ड बनाया है, भारतीय हैं। भारतीय मूल की गायिका रैपर राजा कुमारी, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, इनको मिला है AMA अवार्ड, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड मिला हुआ है। ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी हैं ये। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी MPEDA का नया निदेशक बनाया गया है राम मोहन को। इसके अलावा नई दिल्ली में 69 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। मशहूर नेपाली पर्वतारोही कौमी रीता शेरपा ये 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं। विश्व में सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये व्यक्ति हैं। अपना ही रिकॉर्ड इस बार भी इन्होंने तोड़ा है। इनके आसपास भी और कोई नहीं है। 2023 में लास्ट बार चढ़े थे। और विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील में भारत ने टोटल मेडल जीते हैं 6, जिसमें एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक जरूरी बात देखिए, RRB NTPC का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और मात्र 5 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क दे करके आप इसे सर्वर चार्ज कहो या रजिस्ट्रेशन शुल्क कहो या प्लेटफॉर्म फीस कहो, जो भी कहो, ये हमारे पास नहीं आता है, ये जाता है सर्वर पर। ठीक है, सर्वर चार्ज के लिए। तो ये फीस पे करके आप अगले 30 दिनों तक NTPC का बिल्कुल जबरदस्त तरीके का जीके का मॉक लगा सकते हो और अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन भी रहता है। मैं आपको कल वाले का एग्जांपल बताऊं, 28 नंबर से ज्यादा कोई पार नहीं कर पाया है। 28 नंबर से ज्यादा 40 में से। आप सोचो किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से कोई UPSC लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया गया हो, कुछ नहीं। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, है ना। बीच बीच से जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो ही क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी 40 में से 28 से ज़्यादा अभी कोई पार नहीं कर पाया है मॉक टेस्ट 1 का। आज मॉक टेस्ट 2 लाइव होगा। जो लोग मतलब पहला मॉक टेस्ट हो जाएगा तो बाद में भी आप देख सकते हो, दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बाद में नहीं दे सकते हो, लेकिन कोशिश करना आप लाइव जोड़ने का। तो आज ये वाला मॉक टेस्ट लाइव होगा। MZT ऐप पर जाना है आपको। MZT ऐप पर जाकर मॉक टेस्ट सेक्शन में जाना है, यहाँ वाले से जाकर के सॉल्व करना है, ठीक है। और अर्जुन बैच वाले जो हैं उनका धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। चूंकि संख्या में काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए 2-3 दिन का समय लग सकता है। अर्जुन बैच वाले जो है, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी है जाकर के आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो वेट करो 1-2 दिन में। धीरे धीरे सबका जुड़ रहा है, ठीक है। जो लोग जुड़ रहे हैं वो मॉक टेस्ट जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सभी लोग भी जाकर मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं इस सेक्शन से। चलिए अगला, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? हिंदी पत्रकारिता दिवस साथियों ये मनाया जाता है 30 मई को। हिंदी में पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए इससे दो चीज होगा। एक तो हिंदी भाषा का भी प्रचार प्रसार होगा अच्छे तरीके से, वो भी बची रह पाएगी। दूसरा, हिंदी भाषा में पत्रकारिता भी हो पाएगा, इसको भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी देखा जाए तो मोटा मोटा 11 भारतीय राज्य जो है ना, खास करके नॉर्थ ईस्ट में, ये सॉरी खास करके नॉर्थ में भारत के, ये हिंदी भाषी राज्य हैं। क्योंकि अब ये हम लोगों को कैसे पता है? क्योंकि हम लोग जब बुक छपवाते हैं ना तो 11 हिंदी भाषी राज्यों में भिजवाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो 11 हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ हिंदी लैंग्वेज बढ़िया तरीके से यूज होती है। तो खैर हिंदी ऑल ओवर इंडिया में भी अच्छी खासी पकड़ बनाती है। दक्षिण भारत में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाती है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा में पत्रकारिता को यहाँ बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। खैर हिंदी के बारे में बता रहा हूँ। हिंदी दिवस भी दो याद रखना। एक तो होता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ कमेंट करके।
और एक होता है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है और विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 2006 से मना रहे हैं हम लोग, लेकिन 10 जनवरी को ये मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग 1949 से ही मना रहे हैं, जब दर्जा मिला था, राजकीय दर्जा मिला था हिंदी को, 14 सितंबर को ये मनाते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखना। हिंदी में ये पत्रकारिता दिवस है। अब पत्रकारिता की बात आई है तो पत्रकारिता के बारे में अगर प्रेस फ्रीडम डे की बात करें, प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाते हैं? अभी इसी महीने में मनाया गया ना स्वतंत्रता दिवस, ये इसी महीने में मनाया गया। कब मनाया जाता है? 3 मई को। प्रेस स्वतंत्रता की सूचकांक भी आई है। सूचकांक में हम लोग कहाँ पे हैं? इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया जो है 151वीं रैंक पर आ गया है। 151वीं रैंक पर आ गया है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये शुरुआत अगर पूछा जाए भले तो 1826 में बता दीजिएगा कि 30 मई 1826 को कोलकाता में प्रकाशित किया गया था पहला पहला उद्दंड मार्तंड। ठीक है ना, उद्दंड मार्टन ये पहला हिंदी में समाचार पत्र था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है उद्दंत मार्तंड। इनको पंडित युगल किशोर शुक्ला के द्वारा प्रकाशित कराया गया था कोलकाता में। ओके, मीडिया चौथा स्तंभ है। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की? बफर में सफर योजना, इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा बफर में सफर योजना शुरू की गई है। देखिए, बफर में सफर योजना टू बूस्ट इको टूरिज्म एंड लोकल लाइवलीहुड्स, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और लाइवलीहुड्स को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। इस योजना के तहत दुधवा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी इन प्रमुख बाघ अभ्यारण्य को बफर जोन में लागू किया जाएगा। अच्छा, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था उत्तर प्रदेश से कि भारत की पहली विस्टाडोम ट्रेन सफारी शुरू की गई, मतलब सफारी ट्रेन। तो ये विस्टाडोम सफारी ट्रेन जो है ये बहराइच जिले से दुधवा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी इन सबको ही कनेक्ट करती। तो वो थी सफारी पार्क में यात्रा कराने वाली एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन, विस्टाडोम ट्रेन। और ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश वन जीव विभाग ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस है कि इको टूरिज्म, सफारी, इन सब से रिलेटेड जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाए। अभी तक भारत का उत्तर प्रदेश का सॉरी एक ही फोकस रहा करता था कि जो आध्यात्मिक हैं, जैसे ताजमहल हो गया या फिर उत्तर प्रदेश में और भी जो हुआ, आगरा में हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, फतेहपुर सीकरी वगैरह, तो इन सब के ही जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का सरकार का लक्ष्य यहाँ पर जो बाघ अभ्यारण्य हैं, जो नेशनल पार्क हैं, सफारी पार्क हैं, इन सब जगह भी टूरिज्म कराया जाए जिससे टूरिज्म से और ज़्यादा पैसे आएँ। टूरिज्म मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम एंजॉयमेंट प्रोसेस पे ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी सोहागी बरवा और कार्तिनेय घाट के वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे अतिरिक्त पारिस्थितिकी के रूप में इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं आज। उत्तर प्रदेश यहाँ पर मिल जाएगा, भारत का ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये अपना बॉर्डर सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से शेयर करता है। किससे किससे शेयर करता है? तो ये उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से, ये 8 राज्यों से शेयर करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा देश में पूछा जाए तो एक ही देश है नेपाल, जिससे अपना ये बॉर्डर लगाता है। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। ये लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क, इकलौता नेशनल पार्क है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी है, चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता छोरा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य वगैरह हैं। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सब में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही हैं। अगला, किस राज्य की पेट फूड कंपनी ड्रूल्स ने इस वर्ष की चौथी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? पेट फूड कंपनी है कर्नाटक की ड्रूल्स। ये ड्रूल्स बन गई है इस वर्ष की चौथी यूनिकॉर्न अभी तक की।
इस साल की चौथी यूनिकॉर्न बनी है। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा स्टार्टअप, एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन हो जाए, मतलब उसकी वैल्यूएशन 8,500 करोड़ के पार निकल जाए वर्तमान समय के रुपए के हिसाब से, और या फिर अगर डॉलर में बात करें तो $1 बिलियन। तो $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है कोई स्टार्टअप कंपनी, तब उसे कहते हैं कि ये हो गई यूनिकॉर्न कंपनी, ठीक है। और अगर $10 बिलियन पार कर जाए तो उसे कहते हैं डेकाकॉर्न कंपनी। तो पेट फूड ब्रांड है ड्रूल्स, और इसमें थोड़ा सा स्टेक नेस्ले का भी है, इसलिए नेस्ले का भी आपको लोगो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भारत की ही कंपनी है और बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है ये, ठीक है। तो पेट फूड है, मतलब कि ये पेट से रिलेटेड जो पालतू जानवर होते हैं ना, कुत्ते होते हैं या बिल्लियां लोग पालते हैं, और भी जो चिड़िया वगैरह लोग पालते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके, उसको ये सेल करती है। तो ये पेट फूड कंपनी है, ठीक है। तो चौथी यूनिकॉर्न बन गई है इस साल की। स्विट्जरलैंड की मशहूर कंपनी नेस्ले ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हर साल 20% से ज़्यादा की दर से ये ग्रो कर रही है। 2026 तक इसका वैल्यूएशन 1.15 अरब डॉलर या बिलियन डॉलर पहुंच सकता है। इसकी शुरुआत मात्र 2010 में ही हुई थी। जीएस सफलता बैच, इस पर भी ऑफर दिया गया है, इसको मत इग्नोर करो, मतलब ऐसा ना हो कि इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं तो भूल ही जाओ इसको। ये 399 में इसका प्राइस हो गया है, ठीक है ना। एक बार फिर से आपके पास मौका है, जीएस सफलता पर पॉइंट बैच जो लोग नहीं ले पाए थे, ज्वाइन कीजिए, क्लासेस में चल रही हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में जीएस तो लगता ही लगता है, और जीएस में आप भरपूर स्कोर कर पाओगे इस बैच के माध्यम से। क्लासेज रोजाना चलती है, 2 क्लासेज ले रहा हूँ, तो आप जाइए इसमें क्लासेज लीजिए, आप देखिए उसमें किस प्रकार से किस लेवल की आपको यहाँ पढ़ाई करवाई जा रही है। जितने लोग लिए हुए हैं सब संतुष्ट हैं, मज़े में हैं। आप लोग भी जाइए, ज्वाइन कीजिए। यहाँ जीएस सफलता ही असली सफलता है ना। मतलब आप बिना इसके कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो। बिना जीएस के आप सोचो केवल मैथ रीजनिंग के बल पर या केवल मैथ रीजनिंग इंग्लिश के बल पर निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता। जीएस आपको टच करना ही पड़ेगा। तो वही बात होगी कि यू इग्नोर जीएस बट जीएस डोंट इग्नोर यू। खैर, मॉक टेस्ट भी है, डेली आता है, ये भी आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब चीज़ें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जो 2025 में अपने राज्य के राजत्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है? भाई देखो, सिक्किम हो गया है 50 साल का। कैसे? क्योंकि सिक्किम बना था 16 मई को, 16 मई को 1975 को बना था। मैंने आपको कई बार बताया है ना, डेंगू दिवस के दिन सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक तरफ डेंगू, एक तरफ सिक्किम, ठीक है, याद रखना दोनों दिवस। तो सिक्किम 22वां राज्य बना था भारत का, 36वें संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया था। तो इसका 50 साल हुआ है पूरा। तो इसी अवसर पर पीएम मोदी ने जारी किया है एक स्मारक सिक्का। सी ऑप्शन आप ये लगा दो। स्मारक सिक्का यादगार के रूप में लॉन्च किया जाता है, तो सिक्किम के लिए लॉन्च किया गया है। इसका कौन सा जुबली होगा भाई? गोल्डन जुबली होगा। 50 साल पे गोल्डन जुबली, 25 साल पे सिल्वर जुबली, ठीक है। 75 पे होता है डायमंड। तो ये मैं आपको वैसे भी सिक्किम स्थापना दिवस के तौर पर ही बता ही चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, सिक्किम याद रखिएगा एक ऐसा राज्य है भारत का जो केवल और केवल एक ही भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो कि है वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम जो है ना, ये 3 तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है। किस किस से? चाइना से, भूटान से और इधर नेपाल से। 3 तरफ से घिरा हुआ है सिक्किम, ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, यहीं पर है कंचनजंगा, जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है। अगला, सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? कौन सा ऐसा जिला है जो पूरी तरीके से उसका जो भी यूज होता है एनर्जी का, वो सब सोलर एनर्जी से लेता है, मतलब पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित वो जिला है, और ये जिला है दीव। हालांकि दीव ऐसा जब बन रहा था 2-3 साल पहले, जब ऐसे घोषणा हुई थी कि ये बनेगा पहला जिला, तभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मुझे याद है 3 साल पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है, कि जब ये बनने जा रहा था। तो खैर, अब ये कंप्लीट हो चुका है और बन गया है, has become the first district in India to meet its entire power demand with solar energy। 11.88 मेगावाट कैपेसिटी का इसका यूज है, और अब ये टोटल यहाँ पर होगा। दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव का ये जिला है दीव, ठीक है। आप जानते हो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, पहले ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे,
दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, इन सबको अब मर्ज कर दिया गया है। तो दीव वहीं का एक जिला है। अगला, हाल ही में कौन सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला सबसे युवा भारतीय बना? तो भाई 7 की 7 महाद्वीप जो हैं, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जो हैं ना, सबको चढ़ गए हैं ये। नाम है इनका विश्वनाथ कार्तिकेय। विश्वनाथ कार्तिकेय ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं। 26 मई 2025 को उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ये सभी 7 कॉन्टिनेंट के टॉप पीक्स पर चढ़ाई कर लिए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, 7 शिखर कौन कौन से हैं? एकांकागुआ, डेनाली, किलिमिंजारो, एल्ब्रस, विंसन, कोसियंजिस्को और माउंट एवरेस्ट। अब आप कमेंट करके बताओ, वैसे स्टैटिक क्लास में भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, कमेंट करके बताओ कौन कौन सी महाद्वीप का कौन कौन सा पीक है। ठीक है, चलिए अगला, भारतीय नौसेना की किस लेफ्टिनेंट कमांडर ने आईएनएस तारिणी पर सवार होकर विश्व की यात्रा पूरी की? आईएनएस तारिणी, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका था 2024 में, याद होगा, जब दो दो ऐसे कमांडर, कौन कौन? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, इन दोनों ने एक यात्रा शुरू की थी, एक अद्भुत यात्रा शुरू की थी आईएनएस तारिणी से, कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके आएंगे। तो ये इन्होंने शुरू किया था और अब वो चक्कर लगा करके आ गई हैं। जब इन्होंने शुरू किया था अक्टूबर में, तब मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, और अब ये वापस आ गई हैं 29 मई 2025 को, तो मैं फिर से ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो इस मिशन का नाम था मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2। मिशन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके तहत ये 2 भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, ये दोनों विश्व की यात्रा पूरा करके आ गई हैं। टोटल 25,400 नॉटिकल मील तक की ये दूरी तय की है। ठीक है, नॉटिकल मील समुद्र में होता है। 8 महीने की समय अवधि इनको लगी है। ओके, चलिए, ऐसा करने वाली ये भारतीय नौसेना की पहली अधिकारी बनी है, ऑब्वियस सी बात है, तभी क्वेश्चन बना है। हाल ही में एशिया के किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीजा फ्री ट्रेवल ऑप्शन शुरू किए? अभी मैंने आपको बताया कि टूरिज्म जो है बहुत अच्छा एक इनकम का, इकोनॉमी का साधन होता है। क्यों? क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम एंजॉयमेंट होता है। एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर दो बढ़िया से, एक बार अच्छे से पैसा लगा दो, कोई ऐसा साधन बना दो कि लोग, टूरिस्ट वहाँ पर आए उसे देखने के लिए, वहाँ एंजॉय करने के लिए, कोई ऐसा वहाँ इकोसिस्टम बना दो। ठीक है, कोई ऐसा, बहुत सारे देश तो फ्री में पा गए हैं ऐसी चीज़ें, जैसे आप थाईलैंड वगैरह ले लो, या बहुत सारे ऐसे समुद्री तटीय देश जो हैं, वो मालदीव वगैरह ले लो, तो वो बहुत सारे लोग तो ऐसे फ्री में व्यवस्था पा गए हैं, प्रकृति की देन है कि समुद्री किनारा है उनका, लेकिन फिर भी उसको इस प्रकार से सजा करके रखे हैं जिससे टूरिस्ट वहां पर जा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे देश हैं, वहां पर क्यों नहीं जाते लोग? तो इसीलिए टूरिस्ट में बढ़ाने के लिए ना, और टूरिस्ट बढ़ता है जहां से है, कहाँ से है? जहां से ज्यादा पॉपुलेशन हो। ऐसे में भारत के पड़ोसी देश, समझ लो, भारत को एक वरदान के रूप में देखते हैं कि हमारे लिए भैया वरदान यहाँ पर साबित है, हम इनके लिए वीजा फ्री करते हैं एक्सेस, यहाँ से भर भर की भीड़ आएगी हमारे यहाँ, और इकोनॉमी का यहाँ साधन बनेगी। ठीक है, वो अलग बात है, कुछ ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग भी पहुंच जाते हैं। खैर, यहाँ पर भारतीय नागरिकों के लिए 2 प्रकार के वीजा एक्सेस देने की घोषणा की है फिलीपींस ने। फिलीपींस चाहता है कि उसकी भी इकोनॉमी बूस्ट हो भारतीयों के द्वारा, इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि 2 वीजा फ्री ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया। वैसे भी फिलीपींस हम लोग का एक फ्रेंडली कंट्री है। अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या बेचा है उनको? उनको बेचा है ब्रह्मोस। याद रखना, ब्रह्मोस सेल किया है, फिलीपींस को ही तो बेचा है। ठीक है, $300 मिलियन में, $300 मिलियन में इनको ब्रह्मोस मिसाइल बेची गई है भारत के द्वारा। फिलीपींस दूतावास दिल्ली में नागरिकों को 2 नई वीजा सिस्टम शुरू किया है, एक 14 दिन के लिए, एक 30 दिन के लिए, वीजा फ्री एंट्री। अब इसके लिए उनको वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा उनसे, वीजा फ्री एंट्री मिल जाएगी अगर 2 टर्म के लिए लेते हैं तो। पास बनवाना पड़ेगा और ये 2 पास इस पर काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने AJACSS UK करके एक लॉन्च किया हुआ है, जिसमें इन्होंने बेसिकली बताया है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इसके बाद कनाडा, फिर इसके बाद सेंगेन सेंगेन कंट्री, फिर इसके बाद यूके। ठीक है, इन सब के तहत ये आते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है शुभमन गिल को। शुभमन गिल अभी नए नए टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं, टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हैं, ये संन्यास ले लिए हैं, तो जो नई अब टीम है वर्तमान में, उसके नए कप्तान बनाए गए शुभमन गिल।
शुभमन गिल कप्तान बने हैं तो इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जा रहा है बहुत सारी कंपनियों के द्वारा, क्योंकि अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू रखते हैं आज के टाइम पर। तो ओकले का ब्रांड एम्बेसडर इनको बना दिया गया है। ठीक है, तो इसकी नई जो कैंपेन आएगी आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द फ्यूचर, इसको ये प्रमोट करेंगे। इसके अलावा वोग आईवीआर के भारत में शाहिद कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तापसी पन्नू और शाहिद कपूर ये मिल करके वोग आईवीआर का करेंगे प्रचार। ये तो ब्रांड एम्बेसडर हुआ। अगला, टाटा एयरबस ने किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की? भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, याद होगा आपसे जब एयरबस ने टाटा से समझौता किया था तब भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि टाटा के साथ मिलकर के एयरबस जो है ये बनाएगी हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन बनाएगी इंडिया में, मतलब इंडिया में बनेगा। और एयरबस और भी बहुत सारी चीजें बनाने वाली है टाटा के साथ मिलकर के। ठीक है, तो अब ये पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन होगी, मतलब यहाँ प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स बनेंगे। और ये दोनों ही प्राइवेट कंपनियां हैं चूंकि, और डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों का 100% एफडीआई भी भारत ने अप्रूव कर ही दिया है। तो ये बनेगा कहाँ पर? कर्नाटक में बनेगा। आर्टिकल देखिए, टाटा एयरबस टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन इन कर्नाटका। तो कर्नाटक में बनाया जाएगा, कोलार में बनाया जाएगा, कोलार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कोलार एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बनेगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और यूरोपियन एयरबस दिग्गज कंपनी एयरबस के बीच में ये समझौता हुआ है। तो H125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। अगर पूछा जाएगा कि कौन सा हेलीकॉप्टर बनेगा तो ये नाम बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, H125 हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, ये फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील के बाद दुनिया का चौथा देश होगा जो ये असेंबली प्लांट रखेगा। अब ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जीएस सफलता बैच जो है आज और कल के लिए 399 में हुआ है। तो आपके सामने बेहतरीन मौका है, जाइए फटाफट से इसको परचेज कीजिए। और इस बैच में लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो इसको लेकर के आप अपनी तैयारी जीएस की बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए, और कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल मैंने पूछा था आपसे भारत की पहली क्लोन पश्मीना बकरी कौन है, तो वो है नूरी। भारतीय रेलवे के अनुसार रेल मार्ग विद्युतीकरण में भारत के आगे कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड है, भारत दूसरा है। आज आपको क्या बताना है कि 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया या दिया जाएगा। तो टोटल कितने पद्म पुरस्कार इस बार दिए जा रहे हैं, बताइएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोनों क्वेश्चंस इजी हैं, बताइए आंसर, डिटेल में आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाकी स्टैटिक जीके की ई बुक वगैरह भी आप ले सकते हो, सबका डेमो सैंपल वहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन में ही सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।